1991 की वह ठंडी मार्च की रात बाहर से बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह रात एक ऐसे रहस्य की शुरुआत बनेगी जो लगभग 17 वर्षों तक अनसुलझा रहेगा। पंद्रह वर्षीय जेसिका लिन कीन 15 मार्च 1991 की शाम एक चर्च यूथ कार्यक्रम में गई थी। रात लगभग 9:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। वह घर के लिए निकली। एक छोटा सा सफर, एक परिचित रास्ता, लेकिन वह कभी घर नहीं पहुंची। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर के भीतर बेचैनी बढ़ती गई। पहले लगा शायद वह दोस्तों के साथ रुक गई होंगी, फिर चिंता डर में बदल गई। आधी रात के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। अगले 48 घंटे पूरे शहर के लिए तनाव से भरे रहे। पुलिस की गाड़ियां, टॉर्च की रोशनी, खेतों और सुनसान सड़कों की तलाशी। हर जगह एक ही सवाल था, जेसिका कहां है? 17 मार्च 1991 की सुबह मैडिसन काउंटी के फोस्टर चैपल कब्रिस्तान में एक भयावह खोज हुई। कोलंबस से लगभग 15 से 20 मील दूर उसी शांति भरे कब्रिस्तान में जेसिका का शव मिला। जांच में स्पष्ट हुआ कि उनका अपहरण किया गया, यौन उत्पीड़न हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। शहर सन्न रह गया, डर हवा में घुल गया। जांच शुरू हुई। करीबी दोस्तों, चर्च में मौजूद लोगों और परिवार से पूछताछ की गई। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड पर भी ध्यान केंद्रित किया। कई मामलों में अपराधी पीड़ित का परिचित निकलता है। उससे लंबी पूछताछ हुई। उसके एलिबाई की भी जांच की गई। अफवाहें फैलने लगी। समाज की निगाहें उसी पर टिक गईं। क्या वही दोषी था? लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसके खिलाफ कोई ठोस भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। उस समय उपलब्ध सीमित डीएनए परीक्षण से भी उसका मेल नहीं बैठा। उसका एलिबाई सत्यापित हुआ। धीरे धीरे पुलिस को मानना पड़ा कि असली अपराधी कोई और था, कोई ऐसा जो अब भी आजाद घूम रहा था। यह विचार ही सिहरन पैदा करने वाला था। 1991 में डीएनए तकनीक अब भी शुरुआती दौर में थी। उस समय आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म तकनीक का उपयोग किया जाता था, जिसमें बड़े और साफ नमूनों की आवश्यकता होती थी। कोडिस डेटाबेस अब भी व्यापक नहीं था, लेकिन जांचकर्ताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए जैविक साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा। यही निर्णय आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। मामला साल दर साल ठंडा पड़ता गया। लगभग 6200 दिन बीत गए, लेकिन विज्ञान चुप नहीं बैठा था। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक ने डीएनए परीक्षण में क्रांति ला दी। इस तकनीक से बहुत छोटे नमूनों को भी बढ़ाकर विश्लेषण योग्य बनाया जा सकता था। फिर आई एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट प्रोफाइलिंग, अत्यधिक सटीक, अत्यधिक विश्वसनीय। सोडिस डेटाबेस तेजी से बढ़ा। 2007 तक इसमें लगभग 50 लाख से अधिक डीएनए प्रोफाइल दर्ज हो चुके थे। अब पुरानी फाइलें सिर्फ कागज नहीं थीं, वे संभावित उत्तर बन चुकी थीं। 2008 में जांचकर्ताओं ने जेसिका के मामले को फिर से खोला। 17 वर्षों से सुरक्षित रखे गए नमूनों का आधुनिक एसटीआर तकनीक से विश्लेषण किया गया। प्रयोगशाला में मशीनें चल रही थीं, डेटा स्क्रीन पर उभर रहा था, प्रोफाइल सिस्टम में अपलोड किया गया और फिर वह क्षण आया जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। एक मैच मिला। डीएनए का मिलान मार्विन ली स्मिथ जूनियर से हुआ, जिनका जन्म 1969 में हुआ था। गिरफ्तारी के समय उनकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी और वह नॉर्थ कैरोलिना में रह रहे थे। अप्रैल 2008 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 17 वर्षों से छिपा अपराधी आखिरकार विज्ञान की पकड़ में आ चुका था। अदालत में डीएनए साक्ष्य निर्णायक था। सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार यह संभावना अरबों में एक थी कि अपराध स्थल का नमूना किसी और व्यक्ति का हो। फरवरी 2009 में उन्होंने दोष स्वीकार कर लिया और उन्हें 30 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 वर्षों तक यह मामला अंधेरे में डूबा रहा। शुरुआती शक गलत दिशा में गया। असली अपराधी सामान्य जीवन जीता रहा, लेकिन संरक्षित साक्ष्य, वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक डीएनए डेटाबेस ने वह कर दिखाया जो शुरुआती जांच नहीं कर पाई थी। अगर जेसिका जीवित होती तो वह 1993 में हाई स्कूल से स्नातक होती, कॉलेज जाती और अपना भविष्य बनाती। उनकी कहानी भय और रहस्य से शुरू होती है,
लेकिन अंत में विज्ञान और न्याय की जीत पर समाप्त होती है। आज जेसिका लिन कीन का नाम केवल एक त्रासदी का प्रतीक नहीं, बल्कि इस सच्चाई का प्रमाण है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, डीएनए की खामोश गवाही अंततः सच को उजागर कर ही देती है।